हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस यानी विज्ञान के प्रश्नों के बारे में, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। ये वीडियो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। ये प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने परिवार हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप अपने परिवार हर क्लासेस 24 को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप अपने परिवार हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आपने जैसे ही आप अपने इस हर परिवार क्लासेस 24 को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद आपके एमसीक्यू, आपके उसके बाद टॉपिक वाइज सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से आप यानी अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। तो सभी साथी अपने परिवार हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें। यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से जाएगा। सभी साथी टाइम निकाल करके अपने इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। अब बात करेंगे पहला प्रश्न, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है। ऑप्शन ए 1948 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 1531 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 1351 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 1498 मीटर प्रति सेकंड। यानी समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। यानी समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 1531 मीटर प्रति सेकंड। यानी समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है, 1531 मीटर प्रति सेकंड। कितना, 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है किसमें, समुद्र जल में ध्वनि की गति। और आपके जैसे लोहे में होती है, किसमें, लोहे में, आपके लोहे में जो यानी ध्वनि की गति होती है वो होती है 5130 मीटर प्रति सेकंड। कितनी, 5130 मीटर प्रति सेकंड। और आपके जैसे वायु में, किसमें, वायु में होती है ध्वनि की गति 332, कितनी, 332 मीटर प्रति सेकंड। और आपके जैसे शुद्ध जल में, किसमें, शुद्ध जल में होती है आपकी, यानी शुद्ध जल में ध्वनि की गति होती है 1498, कितनी, 1498 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है, 1498 मीटर प्रति सेकंड। और निर्वात में बिल्कुल नहीं होती, किसमें, निर्वात में बिल्कुल नहीं होती है ध्वनि की गति। यानी लोहे में कितनी होती है आपकी 5130 मीटर प्रति सेकंड। वायु में कितनी होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। और आपके शुद्ध जल में कितनी होती है 1498 मीटर प्रति सेकंड। और आपके निर्वात में यानी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि निर्वात में यानी ध्वनि की चाल नहीं होती है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी डाटा है, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे को अच्छे से लिख लें। आप एक पेन और नोटबुक लेके के बैठे, क्योंकि आपको इस तरह के प्रश्न ही आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी साथी वीडियो के देखने के साथ साथ आप इनको अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, क्योंकि आप बाद में भी इन्हें रिवीजन कर पाएंगे। अब बात करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी तांबा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी तांबा। यानी इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग
विद्युत तार के यानी बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी तांबा। तांबा यानी विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए तांबे के भी तार बनाए जाते हैं विद्युत के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? ऑप्शन ए पिंड का भार, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी रस्सी में तनाव, ऑप्शन डी स्प्रिंग में विद्युत बल। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी निम्न में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं होती है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए पिंड का भार। यानी निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं होती है? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका पिंड का भार। क्या सही होगा? पिंड का भार, क्योंकि ये आपका जो दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो आपको जैसे ब्लू दिखाई दे रहा है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे आपको जो रेड में दिखाई दे रहा है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ब्लू में है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कार्बन के अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सी यानी कार्बन 40, ऑप्शन बी कार्बन 30, या ऑप्शन सी कार्बन 50, या ऑप्शन डी कार्बन 60। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी कार्बन के अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कार्बन 60। क्या होगा? कार्बन 60 इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, क्योंकि इसे मतलब जो बनाया गया है वो अमेरिकी, किन्होंने बनाया? अमेरिकी फुटबॉलर यानी फुलर ने बनाया। किसे? अमेरिकी फुटबॉलर यानी फुलर ने इसे बनाया है, इसलिए यानी फुटबॉल के आकार का इसे कहा जाता है। और इसका जो यानी बनाया वो किसने बनाया है? इसे बनाया है आपके यानी अमेरिकी फुटबॉलर थे, उन्होंने यानी इसे बनाया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी फेरस सल्फेट क्रिस्टल के अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी 7। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में जरूर पूछा जाएगा। इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें और इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी ऑप्शन ए 0.1 सेकेंड, ऑप्शन बी 10 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.01 सेकेंड, या ऑप्शन डी 0.2 सेकेंड। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक रहता है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी 0.1 सेकेंड। यानी कितने तक? 1 सेकेंड तक यानी मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदन यानी रहता है। यानी ध्वनि कितने टाइम तक रहती है मानव के जैसे मस्तिष्क में? 1 सेकेंड तक। जैसे आपने कोई बात बोली तो वो मतलब 1 सेकेंड तक इस यानी अपने दिमाग में ये बात रहेगी। और आपको बता दें और आपको जैसे बता दें
कि आपको जैसे दिन की अपेक्षा रात में जैसे ध्वनि हमारी काफ़ी दूरी तक जाती है, तो वो ध्वनि जो जाती है वो ध्वनि के अपवर्तन के कारण, किसके, ध्वनि के, यानी ध्वनि के अपवर्तन के कारण जाती, किसके, ध्वनि के अपवर्तन के कारण, यानी ये जो अपनी जैसे ध्वनि है तो उसको यानी उसके अपवर्तन के कारण, यानी दिन की अपेक्षा, किसकी, दिन की अपेक्षा रात में यानी ध्वनि ज़्यादा दूर तक जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, तने के जरिए फैलता है। ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी ब्रायोफाइलम, ऑप्शन डी ब्रायोफाइला। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी तने के जरिए फैलता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन यानी गुलाब, यानी तने के जरिए क्या फैलता है, गुलाब फैलता है। जो आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये आपका जैसे गुलाब है, ये तने के जरिए यानी फैलता है। एक परजीवी पौधा है। ऑप्शन ए आर्किड, ऑप्शन बी, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एक परजीवी पौधा है। ऑप्शन ए आर्किड, ऑप्शन बी टीक, ऑप्शन सी लीच, ऑप्शन डी कुक्कुट। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एक परजीवी पौधा है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो है, तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिए, क्योंकि ये आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरह के। तो आप सभी साथी बहुत ही ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखें और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन डी कुक्कुट होगा, यानी एक परजीवी पौधा है। क्या है, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा, यानी कुक्कुट। जो आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये आपका जैसे कुक्कुट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोफाइटा, ऑप्शन बी मैक्रोफाइटा, ऑप्शन सी हेलोफाइटा या ऑप्शन डी जेरोफाइटा फाइट। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी हेलोफाइटा, यानी खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं, हेलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोफाइटा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, एक मोनोकोट है। ऑप्शन ए फर्न, ऑप्शन बी आइपोमोया या ऑप्शन सी स्पाइरोगेरा या ऑप्शन डी पैफियो पेडलम। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक मोनोकोट है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ये प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। हम आपसे बार बार कहेंगे कि आप जब भी वीडियो देखना शुरू करें तो आप एक पेन और एक नोटबुक साथ लेकर के बैठें, क्योंकि ये प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी साथ के साथ लिखते जाएं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन डी, यानी पैफियो पेडलम होगा। क्या होगा, पैफियो पेडलम। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। एक मोनोकोट है। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका पैफियो पेडलम है। और ये हम आपको बता दें, ये जैसे अपने भारत में कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वी हिमालय, यानी पूर्वी हिमालय और असम में। किसमें, असम में, यानी 1300 से कितनी, 1300 से 2200 मीटर ऊंचाई पर ये यानी पाए जाते हैं। क्या, यानी पैफियो पेडलम कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वी हिमालय में और असम में, यानी 1300 से 2200 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं।
इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 पर लगातार अपलोड की जाएंगी। और आप सभी साथी इस परिवार से लगातार जुड़े रहें। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर होगा, क्योंकि आप इस परिवार से जुड़े रहेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी कराए जाएंगे, उसके साथ साथ MCQ भी कराए जाएंगे और टॉपिक वाइज भी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी साथी इस अपने परिवार हर क्लासेस 24 के साथ लगातार जुड़े रहें और अपने एग्जाम को क्लियर करें, क्योंकि आप साथ रहेंगे तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। यदि आप टाइम नहीं निकाल के वीडियो को देखेंगे तो आपका सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। ये नहीं है कि बिना पढ़े आपका जैसे सिलेक्शन हो जाए। आपको थोड़ा बहुत टाइम जरूर निकालना पड़ेगा, आप चाहे कितने भी बिजी हों, लेकिन अपनी पढ़ाई को टाइम जरूर दें, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप जरूर टाइम निकालें, चाहे 2 घंटे 4 घंटे जितना भी निकालें, लेकिन ज़रूर पढ़ें। यदि आप थोड़ा थोड़ा भी टाइम निकाल के पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और अपने इस परिवार से लगातार जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।